एक ऐसा देश जिस देश में अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई है तो आपके सर में या पीठ में गोली मार दी जाती है। उस देश का नाम है यमन। उस यमन देश में भारत की रहने वाली एक बेटी को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है? भारत के रहने वाली वह बेटी भारत से यमन देश में कैसे पहुंची, उसके साथ वहां पर क्या क्या शोषण हुआ, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया और कैसे उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया है। उस बेटी की पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आपका दिल दहक जाएगा। करीब 1 महीने के अंदर में उस बेटी को फांसी की सजा हो जाएगी। भारत के रहने वाले सभी लोग उस बेटी को बचाने की भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार उस बेटी के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल चल रहा है, और सच्ची घटना भारत देश का एक राज्य है केरल, और वहीं का पलक्कड़ एक जिला है, वहीं की रहने वाली निमिषा प्रिया नाम की एक लड़की होती है, जो कि अपने परिवार की बड़ी लड़की होती है और पूरे परिवार का भार अपने ऊपर ली थी। वो नर्सिंग का कोर्स करती है और कोर्स करने के बाद इधर उधर भारत में ही कई हॉस्पिटल में जॉब करती है। उसके बाद उसे किसी ने बताया कि यमन देश में बहुत अधिक पैसा है, वहां नर्सों को बहुत अधिक पैसा मिलता है, पैसा कमाकर अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। इस वजह से निमिषा प्रिया 2008 में वह यमन देश चली जाती है। यमन देश जाने के बाद वह एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स के रूप में काम करती है। 2008 में पहुंचती है और 2011 में वो भारत देश चली जाती है। आने के बाद वह केरल में ही थॉमस टॉमी नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है, और शादी करने के बाद अपने पति के साथ फिर जॉब करने के लिए यमन चली जाती है। यमन जाने के बाद 2012 में उसको एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद कुछ दिनों तक वो जॉब नहीं कर पाती है। इधर जो उसका पति है वो भी इधर उधर जॉब की तलाश में भटकता था। पैसे की बहुत अधिक प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरह से वहां पर एडजस्ट करते हैं। फिर जो निमिषा प्रिया है, उसका पति थॉमस टॉमी, वह अपनी बेटी को लेकर 2014 में अपने वतन वापस आ जाता है, और निमिषा प्रिया यमन में ही अपनी जॉब कर रही थी। अब उधर निमिषा प्रिया जब जॉब कर रही थी तो अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहती थी, यानी कि वह अपना खुद का एक क्लिनिक खोलना चाहती थी। अब क्लिनिक खोलने की जब बात आती है तो दोस्तों, यमन देश का एक कानून होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 50-50 लाख की पार्टनरशिप ही होती है, और एक व्यक्ति जो यमन देश का ही नागरिक होना चाहिए। इस वजह से जो निमिषा प्रिया है, वह यमन देश का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दल्लाल मेहदी होता है, वो उससे दोस्ती करती है, बात करती है, और दोनों मिलकर 50-50 लाख का व्यवस्था करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और एक क्लिनिक खोलते हैं। क्लिनिक खोलने के बाद क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगता है। जब क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगता है, पैसा आने लगता है, तो जो निमिषा प्रिया है, वो निमिषा प्रिया अपने पति के पास फोन करती है और अपने पति और बेटी को अपने पास फिर से बुलाती है। लेकिन दोस्तों, उसी समय यमन देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है। लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। हद तब हो जाती है जब यमन देश के राष्ट्रपति के आवास पर ही लोग कब्जा कर लेते हैं। इसके वजह से यमन देश से कोई अन्य देश में न तो जा पा रहा था और न कोई
अन्य देश से वहां पे यमन देश में आ पा रहा। अब उस समय जो भारत सरकार है वह भारत में जो भी व्यक्ति थे उनको रोक दिया जाता है यमन देश में जाने के लिए, और यमन देश में जितने भारतीय फंसे थे उनको भारत देश अपने वतन निकालने लगती है, बुलाने लगती है। अब उसमें जो निमिषा प्रिया है वह अपने भारत देश नहीं आती है, क्योंकि उसका बहुत अधिक पैसा फंस चुका था और क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा था। इस वजह से निमिषा प्रिया भारत देश लौटकर नहीं आती है, अपने बिजनेस में लगी रहती है। ऐसे यूं ही कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उसका पार्टनर है दलाल मेहदी, उसके और निमिषा प्रिया में मनमुटाव होने लगते हैं। इस बात को लेकर जो उसका पार्टनरशिप है उसमें गड़बड़ी होने लगता है। जो दलाल मेहदी है वो बहुत अधिक पैसा का हेरा फेरी करने लगता है। निमिषा प्रिया समझाती है कि पैसों का चोरी मत करो, हेरा फेरी मत करो, नहीं तो हम लोग का बिजनेस चौपट हो जाएगा। लेकिन दलाल मेहदी नहीं मानता है। इस कदर अब दोनों के बीच बहुत अधिक आपसी तनाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उनका क्लिनिक चलना धीरे धीरे बंद होने लगता है। निमिषा प्रिया बहुत अधिक परेशान हो जाती है। जो उसका पार्टनर है दलाल मेहदी अब उसके ऊपर बहुत अधिक जुर्म करने लगता है। निमिषा प्रिया सोचती है कि अपने वतन लौट आए, लेकिन जो उसका पार्टनर है मेहदी वो उसे जाने नहीं देता था। उसका पासपोर्ट चोरी करके अपने पास रख लिया था और बहुत अधिक उसके ऊपर अत्याचार करने लगा। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गलत संबंध बनाने की भी कोशिश करता था। निमिषा प्रिया दर दर ठोकर खा रही थी, भटक रही थी, करे तो क्या करे, मैं अपने देश कैसे जाऊं। जब भी वो पुलिस से कंप्लेन करती थी तो पुलिस वाले उसके पार्टनर दलाल मेहदी को जेल के अंदर बंद कर देते थे और कुछ दिनों के बाद फिर उसे छोड़ देते थे। इस कदर निमिषा प्रिया के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा था, कानून का सहारा लेती थी तो कानून भी उसका कोई समाधान नहीं कर पाती थी। अब एक दिन उसके दिमाग में आया क्यों न हो अपने पार्टनर को ही एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दे और फिर अपना पासपोर्ट खोज करके रूम में से और फिर अपने वतन देश में भाग आए। इसी वजह से निमिषा प्रिया अपने पार्टनर मेहदी को एक इंजेक्शन लगाती है क्लिनिक में ही। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे डर था कहीं जल्दी होश न आ जाए, इस वजह से वह एक और इंजेक्शन लगाती है जो ओवरडोज हो जाता है, जिसके वजह से उसके पार्टनर की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पुलिस आती है और निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है 2017 में। निमिषा प्रिया अपनी जुर्म कबूल करती है, लेकिन वह कहती है कि मैंने जानबूझकर इसको नहीं मारा है, गलती से हो गई है। इसने मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा था। मैं अपनी पासपोर्ट खोजने की वजह से इसको बेहोश की थी, लेकिन ओवरडोज के कारण इसकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों निमिषा प्रिया 2017 से जेल के अंदर बंद हो जाती है। 2020 में उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है, उसके परिवार वाले भी परेशान होते हैं कि निमिषा प्रिया को कैसे बचाया जाए। जब फांसी की सजा हो जाती है तो निमिषा प्रिया जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है अपने वकील के साथ, वहां पर अपनी अपील दायर करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसकी अपील को खारिज कर देता है, फांसी की सजा को बरकरार रखता है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, राष्ट्रपति के पास अपील करना। जैसा कि दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना देती है, कानून सुना देता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति माफ कर दे तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं होती। इस वजह से निमिषा प्रिया राष्ट्रपति के पास भी अपील करती है, लेकिन यमन देश के राष्ट्रपति को भी दया नहीं आता है और वह उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखती है। 2023 में अपील किया गया था। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है।
बस एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लड मनी। ब्लड मनी होता है क्या है दोस्तों? जैसे कि जो व्यक्ति मरा था उसके परिवार वाले निमिषा प्रिया से पैसे लेकर अगर सुलह कर ले तो फांसी की सजा टल जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन मेहदी के परिवार वाले बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए की। अब इतना पैसा निमिषा प्रिया कहां से दे पाएगी? अब कहा जा रहा है कि निमिषा प्रिया को फांसी जल्द ही दिया जाएगा। 30 जनवरी 2025 तक उसको फांसी की सजा हो जाएगी। अब यह खबर भारत क्या पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो चुका है। इधर निमिषा प्रिया के परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को किसी तरह से बचाइए, हमारी बेटी को किसी तरह से बचाकर सुरक्षित भारत देश लाइए। भारत के सभी लोग अब ऐसे गुहार लगा रहे हैं। इधर भारत के विदेश मंत्रालय जो है वो आश्वासन दी है कि हम उस भारत की बेटी को सुरक्षित अपने वतन लाएंगे, फांसी की सजा होने से बचाएंगे। लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो अंदर की बात है। मेरे दोस्तों, आप लोगों का राय क्या है? क्या आप चाहते हैं उस बेटी को फांसी की सजा न हो, वो सुरक्षित अपने वतन चली जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि इस पर हमारी सरकार, भारत सरकार कुछ एक्शन ले सके, उस बेटी को बचा सके। मेरे दोस्तों, उसकी 12 साल की बेटी भी है, वो बेटी भी अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ की जान को बचाने के लिए तड़प रही है। उसका पति भी तड़प रहा है, उसकी माँ भी तड़प रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार उस बेटी को बचा ले और अपने वतन सुरक्षित ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।